एक अनाथ बच्ची मेरे घर में झाड़ू पोछा करने आती। उसकी उम्र मुश्किल से 12-13 साल रही होगी। उसका नाम था राधा। हर रोज वह बड़ी शांति से अपना काम करती और बिना किसी बात के धीरे धीरे घर से निकल जाती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने महसूस किया था कि राधा के चेहरे पर अजीब सा डर बस गया था। जब भी वह मेरे पति को देखती, उसकी आंखों में एक पल के लिए सिरहन सी दौड़ जाती। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता और उसकी झुकी हुई निगाहें जमीन पर टिक जाती। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वह शर्मीली है या मेरे पति के सख्त स्वभाव से डरती है, मगर उसका डर कुछ और गहरा लगने लगा। वो जैसे हर बार मेरे पति की मौजूदगी में सांस रोक लेती थी। एक रात आधी रात के करीब मुझे प्यास लगी। मैं उठी और रसोई की ओर जाने लगी। घर में सन्नाटा पसरा था, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक पास वाले कमरे से किसी के रोने की और कराने की आवाज़ आई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मुझे भ्रम हो रहा है, मगर फिर वही आवाज़ इस बार थोड़ी ज़्यादा दर्द भरी थी। मेरे कदम खुद ब खुद उस कमरे की ओर बढ़ गए। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने डरते डरते दरवाजे की कुंडी धीरे से खोली और बटन दबाकर बल्ब जलाया। अंदर का नज़ारा देखकर मेरी रगों में खून उबल उठा। मेरे सामने जो था उसने मेरे दिल को हिला दिया था। मेरे हाथ कांप रहे थे और गुस्से और अविश्वास से मेरी आंखें भर आई, क्योंकि वही व्यक्ति मेरा नाम आरोही है। मेरे माता पिता हमेशा यही कहते थे कि हमारी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जहाँ उसे सम्मान मिले, जहाँ उसका पति उसे हमेशा खुश रखे और वह सुहागन रहे। वे चाहते थे कि मैं किसी अच्छे परिवार में ब्याह दी जाऊँ। हम एक साधारण लेकिन शिक्षित परिवार से थे। मुझे पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मुझे घर संभालना, पकाना और अपनों की सेवा करना अच्छा लगता था। मेरे 2 भाई और 2 छोटी बहनें थीं। भाई दोनों की शादी हो चुकी थी और अब मेरे माता पिता चाहते थे कि मेरी शादी पहले हो, ताकि छोटी बहनों का नंबर बाद में आए। जब विहान का रिश्ता आया तो सबको लगा कि यही रिश्ता मेरी किस्मत का सबसे अच्छा फैसला होगा, क्योंकि वह पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी, और उनके परिवार ने साफ कहा था कि शादी के बाद लड़का लड़की अलग रहेंगे। माता पिता को यह बात बहुत पसंद आई थी। उन्हें लगा कि मेरी जिंदगी वहाँ शांत और सुरक्षित रहेगी। विहान के 3 बड़े भाई थे जो अपने अपने परिवार के साथ अलग घरों में रहते थे। माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और ना कोई बहन थी। घर में बस विहान अकेले रह गए थे, शांत, कम बोलने वाले और हर बात में समझदार दिखाई देने वाले। शायद इसी वजह से उनके बड़े भाई चाहते थे कि उनकी जिंदगी में कोई साथ हो, कोई जो उनके अकेलेपन को भर दे। जब रिश्ता आया तो उनकी भाभियों को मैं बहुत पसंद आई। मेरे माता पिता ने भी विहान को देखकर संतोष की सांस ली। उनका चेहरा सीधा साधा, बातों में शालीनता, और सबसे बढ़कर उनके परिवार ने कहा था कि शादी के बाद विहान और उनकी पत्नी अलग रहेंगे। ये बात मेरे माता पिता को दिल को छू गई थी। हमारे बीच न कोई रिश्ता था, न कोई जान पहचान, सब कुछ बिल्कुल नया था। फिर भी मेरे भाइयों ने जब उनके बारे में जानकारी ली तो हर किसी ने यही कहा कि लड़का सीधा है, पढ़ा लिखा है, अच्छा परिवार है। बस इतने भरोसे पर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया गया। जिस घर में मुझे विदा होकर जाना था वह छोटा था, लेकिन सलीकेदार था। माँ ने कहा, बेटी, छोटा घर भी जब प्यार से भरा हो तो महल बन जाता है। उन्हें उस सादगी से कोई एतराज नहीं था। लगभग 6 महीने तक मेरा और विहान का रिश्ता यूं ही बना रहा। फिर अग्नि को साक्षी मानकर ढोल शहनाइयों के बीच हम दोनों ने 7 फेरे ले लिए। शादी के बाद मैं जब अपने नए घर में आई तो कुछ दिन तक दोनों जेठानियां मेरे साथ रही। वे मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेरे साथ बात करती, घर के काम सिखाती और बीच बीच में धीरे से कह देती, अब ये घर तुम्हारा है बहू, इसे अपने तरीके से संभालो। 3 दिन बाद वे चली गई और जाते जाते उन्होंने जो कहा मेरे कानों में आज तक गूंजता है, अब इस घर की हर जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। अपने पति को और इस घर को संभालो, अब सब तुम्हारा है। शुरू शुरू में मेरी दुनिया जैसे खुशियों से भर गई थी। विहान सुबह चाय पीते वक्त मुस्कुराते थे, रात को मेरी बातें सुनते सुनते सो जाया करते थे। मैं हर दिन उनकी पसंद का खाना बनाती, घर को चमकाए रखती और उनके लौटने से पहले हर चीज़ को जगह पर सजा देती। उनके चेहरे पर संतोष देकर मेरा दिल खिल उठता। लेकिन फिर वक्त ने जैसे करवट ले ली। धीरे धीरे विहान बदलने लगे। उनकी मुस्कान कम होती जा रही थी, बातों में ठंडापन आ गया था। मैं कोशिश करती रहती कि उन्हें वही पुराना अपनापन महसूस हो, मगर न जाने क्यों वे हर दिन मुझसे थोड़ा थोड़ा दूर होते गए। अब वे न मेरे साथ बैठते, न बात करते, और न कई बार बिना वजह कमरे से उठकर बाहर चले जाते। पहले वो खुद मुझे मायके छोड़ने जाते, माँ बाप से हंसकर बात करते, भाई बहनों से मजाक करते, लेकिन अब कहते, तुम खुद चली जाओ, मैं थक गया हूँ, काम बहुत रहता है। मुझे उनकी बातें कहीं ना कहीं चुभने लगी। मैं सोचती रहती क्या वे वही विहान है जिनसे मैंने इतना अपनापन महसूस किया था।
हर शादी की शुरुआत में रिश्ते में एक मीठापन होता है। दो लोगों के बीच नई भावनाओं का, नई उम्मीदों का एक संसार बसता है। शादी का 1 साल बीत जाना तो किसी सफर की बस शुरुआत भर होती है, मगर मेरे लिए 1 साल जैसे किसी धीरे धीरे बुझती लौ की तरह था। विहान पहले जैसे नहीं रहे। वह अब मुझसे दूरी बनाने लगे। पहले तो मैंने इसे थकान, काम या तनाव का बहाना समझा, मगर धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि अब वह मेरे पास आने से भी कतराने लगे। अब हमारे बीच में वो अपनापन नहीं रहा। हमारे बीच जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। वे मुझसे नजर चुराते, बातों से बचते और रात में अब अक्सर देर से घर लौटते। पहले जब भी लौटते मैं मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलती, उनकी थकान मिटाने के लिए उनका चेहरा अपने हाथों में लेती। पर अब तो जैसे मेरा होना या ना होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं अंदर से बस टूटने लगी थी। दिल में सवाल उठते, क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या मैं उन्हें अब अच्छी नहीं लगती? मन का बोझ कम करने के लिए मैं अक्सर अपने मायके चली जाती। वहाँ माँ का चेहरा देख कर लगता है शायद वही कुछ सुकून मिलेगा। एक दिन माँ ने मुझे गौर से देखा। उन्होंने पूछा, बिटिया तो इतनी उदास क्यों दिख रही है? मैं कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बता दिया, माँ विहान पहले जैसे नहीं रहे। पहले तो वह हर बात में मेरा साथ देते, अब तो मेरे करीब आने से भी डरते हैं। माँ ने मेरी आंखों में झांका और बोली, बेटी हर वक्त एक जैसा बदलाव आता है, कभी कभी और खुद में भी अनजाने में अपने पति से दूर हो जाती है। शायद तू कुछ ऐसा कर रही हो जिससे वो तुझसे बात करने से कतराते हो। मैं चौंक गई। क्या मतलब है माँ? उन्होंने नरमी से कहा, हर पत्नी के पास अपने पति को अपने प्यार में बांधे रखने की एक शक्ति होती है, उसे बस सही तरह से इस्तेमाल करना होता है। अपने पति के लिए खुद को सजाओ संवारो, ताकि जब वो दिन भर की थकान लेकर लौटे तो तुझे देखकर उसके मन को चैन मिले। उससे मुस्कुरा कर बातें करो, थोड़ा समय उसके साथ बिताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू घर के कामों में उलझकर उसे ही भूल गई है? मैंने तुरंत कहा, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ, उनके कपड़े तैयार रखती हूँ, हर वक्त उनकी सेवा करती हूँ। लेकिन अब जैसे हमारे बीच कोई झिझक सी आ गई है। मैं रुक कर बोली, मैं तो आज भी उनके लिए तैयार होकर रहती हूँ, उनके मनपसंद कपड़े पहनती हूँ, यहाँ तक कि उनसे पूछती हूँ कि मुझे कौन सी चूड़ियाँ, कौन सी साड़ी पहननी चाहिए। पर अब वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते, जैसे मेरी मौजूदगी का असर खत्म हो गया हो। वो अब मेरी बातें सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। अगर मैं कुछ कहूँ तो चेहरा फेर लेते हैं। हमारे बीच अब सन्नाटा बोलता है, शब्द नहीं। पर आज मैंने ठान लिया था कि अब मैं चुप नहीं सहूंगी। मैं उनसे पूछ कर रहूंगी कि आखिर एक पति को अपनी पत्नी से यूं परायापन क्यों लगने लगता है। मैं अपने स्थान से उठकर उनके पास आकर बैठ गई थी। वे सोफे पर बैठे थे और मैं उनकी बात नजदीक चली गई, इतना नजदीक कि उनकी सांसें महसूस हो रही थी। शायद मेरे इतने पास आने से उन्हें असहजता महसूस हुई, क्योंकि अचानक वे उठ बैठे और बिना कुछ कहे बाहर की ओर चले गए। उनका यह बेचैन रवैया देखकर मेरा दिल ठहर सा गया। एक अजीब खालीपन ने घेर लिया, जैसे इस घर में मेरा होना अब मायने नहीं रखता। कई बार मैंने मन में शक उभरा कि कहीं किसी और औरत ने उनके दिल में आकर घर तो नहीं बना लिया। पर फिर मैं खुद को समझाती, अगर सच में कोई औरत होती तो कोई ना कोई निशान मिलता, कोई इशारा जो मेरे शक को मिटा देता। मैं कई देर तक वहीं बैठी रही, उन खालीपन भरे सवालों को अपने भीतर गूंथती रही। वे कब आएंगे, कब गए, मुझे पता न चला। जो घर कभी मेरी राहत का ठिकाना था, अब वही मेरी सांसों का बोझ बन गया था। धीरे धीरे मैं पल पल कमजोर होती जा रही थी। दिन प्रतिदिन मेरी थकान बढ़ती जा रही थी और घरेलू कामकाज भी मेरे कंधों से उतरने लगे थे। एक दिन बाजार जाते समय मेरी नज़र एक छोटी सी लड़की पर पड़ी। करीब 13 साल की थी, भीख मांग रही थी, चिथड़े पहने, आंखों में थकान और होठों पर बासी सांस। उसके हाथ पर एक जजर कटोरा था। उसे देखकर मेरे अंदर बस तरसता उठी। थोड़ी देर वह सड़क पार करके मेरे पास आ पहुंची और बोली, दीदी भगवान के नाम पर कुछ दे दो। उसकी आवाज़ फटी फटी और उम्मीद में थरथरा रही थी। मैंने तुरंत अपने पर्स से 50 रुपये निकाले और उस कटोरे में रख दिए। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए चमक आई, एक नन्हा नाजुक सा उजाला। मैंने उसे कहा, थोड़ा संभल कर चलो, ठीक से खा लेना। वो लड़की मेरी ओर देखकर हंसी, फिर उसकी हंसी में कोई हल्की सी खुमार थी, जैसे उसने कुछ देर के लिए दुनिया से अपना संबंध पा लिया हो। मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई कहानी थी, नाजुक डर और अटकी हुई उम्मीद की कहानी। उस पल मेरी अंदर एक अजीब सी सहानुभूता जाग उठी, मानो उसकी कमजोर मेरी तन्हाई आपस में मिल रही हो। मैंने उसे और कुछ देने की इच्छाएं जताई, पर उसने सिर हिलाकर मना कर दिया और धीरे से चली गई। उसकी पीठ पर झुलसा हुआ साया जैसे कुछ था, पर मैंने महसूस किया कि उस छोटी सी मौजूदगी ने मेरे अंदर भीतर कुछ कपित कर दिया है।
उस दिन से उस लड़की की परछाई मेरी सोच में बार बार उभरने लगी। मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी हो रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा उसी बाजार में चली गई तो मैंने उसे देखा कि वह एक छोटी सी लड़की, उस मुश्किल से 10-11 साल, फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और नंगे पांव, उसके सामने एक टूटा सा कटोरा पड़ा था और वह चुपचाप राह चलते लोगों की ओर उम्मीद से देख रही थी कि कोई उसे सिक्का दे दे। कोई बिना देखे गुजर जाता। उस दिन वो मेरे पास नहीं आई, बल्कि मैं खुद उसके पास चली गई। मैंने उसके सिर पर धीरे से हाथ फेरते हुए पूछा, बिटिया, तुम ये भीख क्यों मांग रही हो? तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या? मेरी बात सुनकर उसकी आंखें भर आई। दीदी, घर तो है पर सब कुछ बहुत मुश्किल है। मेरे पापा नहीं है, माँ बीमार रहती है और 2 छोटे भाई हैं। घर में खाने को कुछ नहीं होता। बहुत कोशिश की थी काम ढूंढने की, मगर किसी ने काम ना दिया। सबने यही कहा कि तू छोटी है, क्या काम करेगी? फिर मैं क्या करती दीदी? भूख से रोते हुए भाइयों को देखकर मैं भीख मांगने लगी। कम से कम इससे एक वक्त की रोटी तो मिल जाती। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कसक उठा। वो मासूम चेहरा, उन आंखों में बसा दर्द जब जैसे भीतर एक उतर गया। मैंने कहा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? उसने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम राधा है। मैंने उसके गाल पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, राधा, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो। घर के कुछ कामों में मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। तुम्हें अब ये कटोरा लेकर सड़क पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। उसने मेरे पैर छू लिए और बोली, दीदी, मैं सच में काम कर सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ सच, और जब भी तुम्हें मौका मिले मैं तुम्हें पढ़ना भी सिखाऊंगी। अगले ही दिन वो मेरे घर आई। उम्र छोटी थी पर जिम्मेदारी बड़ी। उसने बड़े मन से बर्तन धोए, झाड़ू लगाया, पानी भरा और बाजार से सब्जी भी ला कर दी। शाम को जब मेरे पति घर लौटे तो उसे देखकर चौंक गए। उन्होंने पूछा कि ये लड़की कौन है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, इसका नाम राधा है। अभी हमारे घर में काम में मदद करेगी। और फिर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, उसकी गरीबी, उसके छोटे भाई बहन, उसकी बीमार माँ। मेरे पति तो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अच्छा किया तुमने, कम से कम एक बच्ची को सड़क से उठाकर घर की छांव में ला दिया। उस रात मुझे बहुत सुकून मिला। पता नहीं क्यों, मगर उस छोटी सी राधा के चेहरे की मासूम मुस्कान ने जैसे मेरे जीवन के खालीपन की जगह भर दी हो। उस दिन मुझे थोड़ी तसल्ली भी मिली थी कि चलो, विहान ने राधा को लेकर ही सही मेरे साथ थोड़ी बहुत बातचीत तो की, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। राधा को हमारे यहाँ काम करते हुए लगभग 1 हफ्ता हुआ था। अब मोहल्ले की औरतों को भी ये बात पता चल गई कि राधा नाम की एक छोटी सी लड़की हमारे घर काम करती है। ईमानदार है और मेहनती भी है और बहुत समझदार भी। इसलिए 2-3 घरों से उसे ऑफर मिलने लगे। जब वह मेरे घर काम खत्म कर ले तो उनके घरों में भी थोड़ा हाथ बटा दे, बदले में वे उसे कुछ पैसे देंगे। मुझे इससे कोई एतराज नहीं था। मैंने खुद राधा से कहा कि बिटिया, अगर तुम चाहो तो बाकी घरों में काम कर सकती हो, इससे तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे और घर की दिक्कतें जल्द कम होंगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर जो सच्ची मुस्कान आई थी वो मेरे दिल में उतर गई। अब मैं भी उसे उसकी मेहनत के मुताबिक अच्छी खासी तनख्वाह देने लगी। धीरे धीरे उसके घर की परेशानियां कम होने लगी। राधा बहुत खुश रहने लगी। जब उसने ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई तो उसकी माँ रो पड़ी। खुशी के आंसू थे। अब राधा मेरे घर के सारे काम करने के बाद मोहल्ले की 2-3 औरतों के यहाँ भी काम करने चली जाती, मगर शाम तक वह इतनी थक जाती कि कभी कभी उसके पैरों में सूजन आती। मैंने उसे एक दिन कहा कि राधा, तुम चाहो तो हमारे घर के स्टोर रूम में रह सकती हो, वहाँ साफ जगह है। मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना भी दूंगी ताकि तुम्हें रोज घर जाने की जरूरत ना पड़े। वह पहले तो झिझकी, फिर बोली, दीदी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं यहीं रह लूंगी। इस तरह स्टोर रूम अब उसका छोटा सा ठिकाना बन गया। वो अपने पुराने कपड़े और किताबों को वहीं रख लेती। अब वो मेरे लिए परिवार जैसे लगने लगी थी। एक मासूम मेहनती बच्ची जिसने अपने संघर्षों से मुझे भी बहुत कुछ सिखाया था। मगर मैंने देखा कि इन दिनों मेरे पति विहान पहले से कुछ बदलने लगे। अब वे ज़्यादातर घर पर रहते, ऑफिस से लौटकर बाहर नहीं जाते, बल्कि अक्सर घर में ही राधा से छोटी छोटी बातें करने लगते। कभी पूछते, राधा स्कूल नहीं जाती तुम? कभी कहते, खाना ठीक से खा लिया? शुरुआत में मुझे अच्छा लगा कि वो उसके प्रति संवेदनशील है, लेकिन धीरे धीरे उनकी नज़रों में एक अजीब सी गहराई आने लगी, एक चुप्पी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। कई बार मैंने देखा कि वो राधा को देर तक खामोशी से देखते रहते हैं, जैसे किसी पुराने चेहरे को याद करने की कोशिश कर रहे हों। 1-2 बार तो मुझे शक भी हुआ कि कहीं विहान पहले से राधा को जानते तो नहीं। एक रात मैंने उनसे सीधा पूछ लिया कि विहान, क्या तुम राधा को पहले से जानते हो? वे कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, नहीं, तुम भी कैसी बातें करती हो, और बात बदल दी। लेकिन उनके चेहरे पर जो बेचैनी थी वो साफ दिखाई दे रही थी। राधा को हमारे घर में काम करते हुए अब लगभग 1 महीना हो गया। विहान अब भी मेरे साथ अजीब सी दूरी बनाए हुए थे। मैं उनके ठंडेपन से टूटने लगी।
वो वही आदमी थे जो कभी मेरी हर छोटी बात पर मुस्कुराते थे और अब हफ्तों तक मेरे पास बैठना तो दूर, मुझसे ठीक से बात नहीं करते। उस रात जब वो मेरे कमरे में बैठे मोबाइल चला रहे थे तो मैं उनके पास जाकर चुपचाप बैठ गई। मैं उनके हाथ अपने हाथों में थाम लिए और धीरे से अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। लेकिन ये मेरी नरमी, मेरी ये कोशिश उनके अंदर जैसे कोई सन्नाटा जगा दी। वो झटके से उठे और बोले, पागल हो गई हो क्या? जरा तो समझा करो, हर वक्त ये नाटक ठीक नहीं लगता। मैं सुन रह गई। उनके शब्दों ने जैसे मेरे सीने में कोई कांटा चुभ हो दिया हो। मैंने सिर झुका लिया, लेकिन दिल के भीतर एक तूफान उठ चुका था। मैंने कहा, विहान, आप ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं जैसे मैं आपकी पत्नी नहीं, कोई अजनबी औरत हूँ? क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने मुझे अपने करीब कब आने दिया था? बस अब बहुत हो गया। मैं ये दूरी और सहन नहीं कर सकती। एक ही घर में रहते हुए हम दो अनजान लोगों की तरह क्यों जी रहे हैं? आखिर मुझसे क्या गलती हुई है? मेरी आवाज़ में रुलाई थी, मगर विहान बस चुपचाप खड़े रहे, मेरी तरफ देखते रहे और फिर बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गए। मैं कुछ पल तक दरवाजे को देखती रही। उनके जाने की आहट के बाद घर में फिर वही सन्नाटा उतर आया। हर घड़ी, हर सांस जैसे किसी अधूरी उम्मीद का बोझ उठा रही हो। काफ़ी देर तक मैं बेड पर बैठी रही। हर पल लगता कि शायद वो लौट आएंगे, शायद कुछ कहेंगे, शायद अपने दिल की बात बताएंगे, लेकिन वो नहीं आए। आखिरकार बेचैनी मुझ पर हावी हो गई। मैं उठी और धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। हॉल अंधेरे में डूबा था, मगर किचन से आती हुई हल्की रोशनी ने मेरे कदम रोक दिए। मैंने सोचा कि शायद विहान पानी पीने गए होंगे, लेकिन जैसे किचन के पास पहुंची, अंदर से आती हुई दो आवाज़ों ने मेरे कदम वहीं जकड़ दिए। एक आवाज़ विहान की थी और दूसरी राधा की, वो छोटी सी लड़की जो पिछले महीने से हमारे घर में काम करती थी। विहान की आवाज़ कठोर थी, राधा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि जो बातें इस घर में होती हैं वो बाहर नहीं जानी चाहिए, फिर भी तुमने मेरी पत्नी को क्यों बताया? दूसरी तरफ राधा की कांपती आवाज जवाब दे रही थी, साहब, मैंने कुछ नहीं कहा, सच में कुछ नहीं कहा। वो खुद पूछ रही थी, तो मैंने बस इतना कहा कि दीदी बहुत अच्छी हैं और यहाँ मुझे डर नहीं लगता। बस करो। विहान की गुस्से भरी आवाज गूंज उठी, तुम्हें पता भी है अगर लोगों को पता चला तो क्या होगा? मेरे सीने में धड़कन तेज होने लगी। मेरे अपने पति की ये बेचैनी, ये डर किस बात का था? क्यों एक मासूम सी लड़की से वह इस तरह बात कर रहे थे? मैं और नहीं रोक पाई खुद को। किचन में दाखिल होकर सीधे राधा के पास गई और उसे अपने पीछे कर लिया। विहान, आखिर हुआ क्या है? क्यों उस बच्ची पर इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सख्ती भी थी। विहान ने एक पल मुझे देखा। चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे किसी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया हो। वो हड़बड़ा कर बोले, रेखा, तुम अंदर थी ना, बाहर क्यों आई? मैंने कहा, क्योंकि आपकी आवाज़ें सुन रही थी और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतनी छोटी सी लड़की ने ऐसा क्या कर दिया कि आप इस तरह बरस रहे हैं। राधा उस वक्त सहमी हुई खड़ी थी, उसके होठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। वो बोली, दीदी, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, धीरे से सर हिला दिया और कहा, ठीक है बेटा, जाओ, कुछ मत सोचो। वो भागकर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा धीरे से बंद कर लिया। अब बस विहान रह गए थे। किचन में सन्नाटा था, बस फ्रिज की हल्की आवाज़ और हमारे बीच की खामोशी। मैंने उनकी तरफ देखा और बोली, अब विहान बताएं, कौन से मामले हैं आपके जिनसे मुझे दूर रहना चाहिए? ना हमारे बीच में कोई प्यार बचा है, ना झगड़ा, न पैसों की तंगी है, न कोई रहस्य जिसे छुपाने पड़े। तो फिर आखिर ऐसी कौन सी बात है जो एक गरीब बच्ची से जाकर किसी को बता देगी? विहान चुप रहे। उनकी निगाहें मेरे चेहरे से हटकर फर्श पर टिक गई। उनके होठ हिले, मगर कोई शब्द बाहर न निकला। मैंने कदम आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं विहान की ये लड़की सिर्फ एक काम वाली नहीं? उनकी आंखों में एक पल को डर की झलक आई, जैसे मेरे सवालों ने उनके भीतर छिपे किसी राज को छू लिया हो। मैं इसके आगे कुछ कहती कि उससे पहले विहान ने मेरा बाजू कसकर पकड़ लिया। उनकी पकड़ में एक अजीब सा गुस्सा और अधिकार भरा था। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, बेहतर होगा कि तुम अपने मसले अपने तक रखो। रेखा, मैं राधा के साथ जो भी व्यवहार करूं वो मेरा मसला है। वैसे भी इस घर में काम करने के लिए तुम ही लेकर आई हो उसे। मैं पैसे मैं दे रहा हूं, तो उसके रहने सहन के नियम भी मैं तय करूंगा। ये घर मेरा है और यहाँ उसूल मेरे चलेंगे। ये कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ झटके से छोड़ दिया। उनकी उंगलियों की कसावट अब भी मेरी कलाई पर दर्द छोड़ गई थी। वह गुस्से से कमरे की ओर बढ़ गए, जबकि मैं वहीं स्तंभ खड़ी रह गई, मानो किसी तूफान ने अचानक मेरे घर की दीवारें हिला दी हो। आज उनका ये रूप मेरे लिए एकदम अनजान था। कई महीनों से वह मुझसे दूर जरूर थे, मगर इन दिनों उनके स्वभाव में कड़वाहट, एक छिपा हुआ गुस्सा मैं महसूस कर रही थी। और अजीब बात तो यह थी कि राधा भी अब उनके सामने आते ही सिर सिहर जाती थी। जहाँ विहान मौजूद होते वह तुरंत वहां से उठकर चली जाते। मैंने कई बार सोचा कि शायद वह मेरा वहम है,
क्योंकि विहान के सामने तो कभी मैंने उन्हें डांटते, रोकते या बुरा कहते नहीं देखा था। पर आज जो कुछ हुआ उसने मेरे मन में बहुत कुछ हिला कर रख दिया। कुछ तो ऐसा था जो मैं नहीं जानती थी, कुछ ऐसा जो विहान और राधा के बीच चल रहा था, जिससे मुझे जानबूझकर दूर रखा जा रहा था। राधा हमारे घर आई तब तो वो बिल्कुल असहाय थी, एक गरीब घर की लड़की जिसके पिता का देहांत कुछ पहले ही हुआ था। घर की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी। मैंने उसे काम पर रखा था क्योंकि उसकी मासूमियत, ईमानदारी उसके चेहरे पर साफ झलकती थी। मुझे लगा था कि अगर मैं उसे काम दूंगी तो शायद उसके परिवार की परेशानी कम हो जाएगी। मगर जब विहान ने उसे पहली बार देखा तब उनका चेहरा देखकर मैं खुद चौंक गई थी। वह कुछ देर तक बस उसे देखते ही रहे, जैसे किसी पुराने चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो एक शर्त है। मैंने उन्हें देखा, शर्त? उन्होंने ठंडी निगाहों से कहा, तुम्हें यहाँ 24 घंटे रहना होगा। कभी कभी रात में घर का काम पड़ जाता है, इसलिए तुम्हें अपने घर बार बार नहीं जा सकती, सिर्फ रविवार को जा सकती हो और रात तक वापस आना होगा। मैं हैरान रह गई थी, लेकिन विहान, राधा की माँ और छोटे भाई बहन घर पर अकेले रहते हैं। वो बेचारे उसकी राह देखते होंगे। इतना कठोर नियम क्यों? इससे पहले मैं कुछ और कह पाती, वे गुस्से से दहाड़े, रेखा तुम खामोश रहो, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। ये मेरे और राधा के बीच की बात है। उनकी आवाज़ में ऐसा क्रोध था जैसे मैंने शादी के बाद कभी नहीं देखा था। मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मेरे पति, जो कभी बिना वजह किसी पर ऊंची आवाज़ तक बात नहीं करते, आज एक अनजान लड़की के सामने मुझे डांट रहे थे। मैं बस खामोश रह गई। राधा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, पर उसने हिम्मत करके कहा, दीदी, मेरी माँ और भाई बहन को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर यहाँ रहना जरूरी है तो मैं यहीं रह लूँगी। उसकी आंखों में मासूम भरा था, जो मुझे किसी अज्ञात खतरे की तरह चुभ रहा था, क्योंकि मुझे लगा था इस घर में अब सिर्फ काम और जिम्मेदारियां नहीं रही, बल्कि कुछ ऐसा भी चल रहा है जो धीरे धीरे हमारे रिश्ते की दीवार को अंदर से तोड़ रहा है। मेरे पति अब मुझे अपने आगे कुछ भी बोलने नहीं देते। उनकी बातों में अब गर्मजोशी नहीं थी, जो कभी हमारे रिश्ते की पहचान थी। अब तो हर बात पर उनका चुप रहा करो जैसे कहना कोई आदत बन गई, इसलिए मैं खामोशी को अपनी ही ढाल बना चुकी थी। हालांकि उस रात मैंने ठान लिया था कि मैं विहान को समझाऊंगी कि किसी लड़की को भी इतनी छोटी उम्र की पूरी रात घर में रखना ठीक नहीं, लेकिन मेरी ये बात मुंह तक आते ही गुम हो गई, क्योंकि उस रात विहान ने मुझे 2 टके की कहा, रेखा तुमसे ज्यादा मैं समझता हूँ, क्या सही है? मैंने राधा से पूछा था, लेकिन विहान, राधा तो सिर्फ 14 साल की बच्ची है, वो भला क्या गलत कर सकती है? उन्होंने तीखे स्वर में जवाब दिया, तुम्हें क्या पता हो लोग कैसे होते हैं, आजकल किसी पर भरोसा करना आसान नहीं। मैंने धीरे से कहा, आप उसे 25,000 रुपये दे रहे हैं विहान, इतनी बड़ी रकम तो किसी नौकरानी को नहीं मिलती, फिर आप उसे लेकर इतने सावधान क्यों हैं? लेकिन उनकी आंखों में कोई जवाब नहीं था, बस एक रहस्यमय चुप्पी थी, जो जितनी शांत उतनी डरावनी भी थी। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। राधा अब हमारे घर पर स्थायी रूप से रहने लगी थी। उसकी माँ ने खुद उसे अनुमति दे दी थी, अगर तेरे मालिक इतने पैसे दे रहे हैं बेटी, तो अब यही रहकर अब मन लगाकर काम करना। शुरुआती दिनों में राधा बहुत चमकती थी। वो दिन भर काम करते करते भी मेरे पास आकर अपनी छोटी छोटी बातें कहती, कभी अपनी माँ की चिंता, कभी अपने भाइयों की शरारतें। पर अब वो सब खत्म हो गया था। वो अब ना मुस्कुराती, ना मुझसे आंख मिलाती, हमेशा सहमी सहमी रहती, जैसे किसी अदृश्य डर ने उसे जकड़ लिया हो। और मैं भी अब अपने घर में एक अजनबी जैसी महसूस करने लगी। रात को जब भी विहान देर से लौटते तो मैं उनके चेहरे पर थकान से ज़्यादा तनाव देखती। कभी वो लैपटॉप पर घुसे रहते, कभी खुद से बातें करते। उस रात मैंने हिम्मत करके उनसे बात करने की ठानी। धीरे से उनके पास गई और कोमल स्वर में कहा, विहान, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। उन्होंने बिना देखे कहा, क्या अब वही राधा वाली कहानी? मैंने गहरी सांस ली। नहीं, मैं राधा की नहीं, मैं अपनी बात करी हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उन्होंने अचानक अपना लैपटॉप बंद किया और गुस्से में उठ खड़े हुए। उनकी आवाज़ कमरे में गूंज गई, कितनी बार समझाऊं तुम्हें रेखा, हर बात में टांग मत अड़ाओ, ये सब मामूली बातें हैं, मगर तुम इन्हें बड़ा मुद्दा बना देती हो। मेरे होठ कांप गए। विहान, मैं बस आपसे थोड़ी देर बात करना चाह रही थी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और तभी एक तेज झटका मेरे चेहरे पर पड़ा। मेरी आंखें में अंधेरा छा गया। उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। मेरे कानों में बस उनकी आवाज़ गूंज रही थी, अपनी जुबान बंद करो रेखा, मुझे अब और परेशान मत करो, काफ़ी बर्दाश्त कर चुका हूँ मैं तुम्हें। मैं सुन रह गई। मेरे गाल पर उस थप्पड़ की गर्मी अब तक बाकी थी। सारी दुनिया जैसे थम सी गई थी। मैं धीरे धीरे उठी, बिना कुछ बोले बिस्तर पर जाकर लेट गई। आंखों में आंसू बह निकले, गरम, चुप और बेकाबू। आज पहली बार मैंने महसूस किया था कि मेरा रिश्ता अब सिर्फ एक दीवार है, जिससे उस पार कुछ ऐसा पल रहा था जो मुझे तोड़ने के लिए बना है। और उस दीवार के पीछे शायद राधा का नाम लिखा था।
हमारी शादी को भी सिर्फ 1 साल हुआ था और इस पूरे साल में मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि मेरे पति मुझ पर हाथ उठा सकते हैं। शादी के समय मेरे पिता ने मुझे गले लगाकर बस एक बात कही थी, सावधान रहो बेटी, अगर कभी तुम्हारा दिल ना माने कि वह इंसान तुमसे मोहब्बत ना दे तो लौट आना, हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। लेकिन मैं अपना घर बसाना चाहती थी। मैंने सोचा चाहे कितनी भी मुश्किलें हो मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगी। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोते 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 मैं गहरी नींद चली गई, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक एक चीख की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। पहले तो मैंने इसे अपनी नींद की भ्रम समझा और फिर करवट लेकर सो गई। कुछ लम्हे बाद वह चीख दोबारा सुनाई दी। अब मेरी नींद खुल चुकी थी और मेरी पूरी चेतना सक्रिय थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में मेरे पति का नामो निशान तक न था। अचानक मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। ये वही थी, राधा की आवाज़। वो हड़कंप मचाते हुए चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। मैं फौरन चप्पल पहनकर कमरे से बाहर निकल आई। उसकी कमरे की लाइट जल रही थी। मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी। जैसे मैं आगे बढ़ी, दरवाजा अचानक खुला और मेरे पति कमरे से बाहर आए। उनका चेहरा पसीने से भीगा था, बाल बिखरे और कपड़े बेहाल। मैं कुछ पल के लिए वहीं से जड़ सी हो गई। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फौरन मुझे पकड़कर कमरे में खींच लिया। मुझे बिस्तर पर पटकते हुए उन्होंने कड़क स्वर में कहा, सावधान रहो, अभी तुमने जो देखा उस पर अपनी टिप्पणी मत करना। मेरे मामलत में दखल देने का तुम्हें हक नहीं। राधा को जो मैं पैसे देता हूँ उसके साथ जो कुछ होता है वह मेरा मामला है। तुम कौन होती हो इसमें बीच बचाव करने वाली? उनकी तीखी बातों ने मेरे मन में अब आग लगा दी थी। मैं चिल्लाई, पागल हो चुके हैं आप विहान? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं उस बच्ची के साथ? आप उसके साथ कमरे में क्या कर रहे थे? लेकिन उन्होंने मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरे शरीर में कांपन पैदा कर रही थी। वो अपनी मौजूदगी में एक पहाड़ की तरह खड़े थे और मैं अकेली डर और घबराहट के बीच में खड़ी थी। राधा की आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। वो डर से कांप रही थी, शायद ये सोचकर कि उसका कोई सहारा नहीं। मेरा दिल अब टूट रहा था, हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू फूट रहे थे। मैं जानती थी कि विहान यह तीखी नाराजगी किसी व्यक्तिगत डर या किसी पुराने गहरे रहस्य की वजह से थी, लेकिन उस समय मेरी पूरी दुनिया रुक सी गई थी। वह कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बोले, चुपचाप सो जाओ, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगी जो मैं तुम्हें कभी दिखाना नहीं चाहता। उनकी तीखी आवाज़ सुनकर मेरा दिल एकदम से थम सा गया। मैं खामोशी से अपने बाल समेटकर बिस्तर पर लेट गई। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी और हर सांस डर से कांप रही थी। वह मेरे बराबर लेटते ही मेरा हाथ थाम चुके और धीरे से बोले, बिस्तर से उतरने की कोशिश मत करना, खामोशी से सोती रहो। लेकिन कुछ भी सही नहीं लग रहा था, कुछ गड़बड़ था। राधा जो अब हमारे घर में रहती थी मुझे बेचैन कर रही थी। उसकी हालत मेरे मन को बेचैन कर रही थी और अंदर ही अंदर डर भी रही थी कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। वह इतनी मजबूती से मेरा हाथ पकड़कर बैठे थे कि मेरी कलाई में भी दर्द होने लगा। मैंने कई बार मिन्नतें की, विहान कृपया मेरा हाथ छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने सख्ती से उसे थामे रखा, जैसे किसी बात पर समझौता ही असंभव हो। अगली सुबह का सूरज कमरे में अपनी रोशनी बिखेर रहा था। मैं फौरन उठी बाहर आई। जैसी मेरी नज़र किचन पर पड़ी तो राधा नाश्ते की तैयारी कर रही थी। वह रोज़ सुबह नाश्ता बनाती और ये जिम्मेदारी मैंने इसलिए दी थी क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी बहुत कमज़ोर थी। मैं उसके पास गई और कुछ कहने वाली थी कि अचानक उसकी हालत देखकर मैं स्तंभ रह गई। उसकी गर्दन पर लाल निशान, हाथों पर छोटे छोटे दांतों के घाव और चेहरे पर नीले नीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसका शरीर कमज़ोर लग रहा था और आंखों के नीचे काले घेरे थकान दर्द की कहानी बयां कर रहे थे। वह मुश्किल से खड़ी थी, मगर फिर भी उसने सब्र और मजबूती के साथ अपना काम जारी रखा। उसकी हालत देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं कुछ कहने वाली थी कि राधा ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, दीदी मैंने दूध गर्म कर दिया है, क्या मैं थोड़ी देर कमरे में आराम कर लूं, अगर आप मुझे इजाज़त दें। उसके हंसते घबराते हुए चेहरे को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसकी पीड़ा, कमजोरी और डर मेरे मन को अंदर तक हिला रहे थे। मैंने सर हिलाया, मगर शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल रहे थे। राधा जो कभी बचकानी और चंचल थी, आज इतनी भयभीत और थकी नजर आ रही थी। मुझे अपने पति और घर की वास्तविकता पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। वह इतनी मासूम थी कि फिर भी इतनी मजबूर। मेरे मन में एक अजीब सा डर, सहानुभूति और गहरी चिंता का मिश्रण उमड़ने लगा। और मेरे पति जो भी पास में थे, अपनी शक्ति और क्रोध के साथ बैठे हुए थे। उस कमरे का माहौल और भी डरावना सा लग रहा था। उनकी हर हरकत में अब डर और नियंत्रण की गहराई साफ दिख रही थी। मैं जानती थी कि अब सिर्फ मेरी संवेदनशीलता ही, हिम्मत ही राधा की सुरक्षा कर सकती है। और इसी सोच के साथ मैं चुपचाप खड़ी रही, अपने दिल में आने वाले हर भाव को संभालते हुए। अगले दिन मैंने अपने पति के लिए प्यार से नाश्ता बनाया और उन्हें ऑफिस भेज दिया।
जैसे दरवाज़ा बंद हुआ मैं सीधा राधा के कमरे की तरफ चली गई। दरवाज़ा खोला तो उसकी हालत देखकर मेरा दिल डूब गया। वह बुखार से झुलस रही थी, उसे बुरी तरह कपकपाहट हो रही थी। मैंने माथे पर हाथ रखा तो उसकी त्वचा आग की तरह गर्म थी। डर के मारे वह मेरा पेट मुंह को आ गया। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। कुछ ही देर में एक महिला डॉक्टर आई। उसने राधा का चेकअप किया और जैसे उसने जांच की तो उसके चेहरे का रंग बदलता गया। बारी बारी से वह जबरदस्ती सख्त और गंभीर हो रही थी। अचानक उसने मेरी ओर देखकर कटील आवाज में कहा, मैडम, ये किसी सामान्य बीमारी से बात नहीं है। इस बच्ची के ऊपर लगातार हिंसा की आशंका है। उसे शारीरिक चोटें लगी हैं। देरी हुई तो ये केस बहुत ही गंभीर हो सकता है। उसका कहना सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी। शर्म और भय दोनों मिलकर मेरे सीने में कुचली जा चुकी थी। डॉक्टर ने मेरी ओर कठोर निगाहें करते हुए पूछा, आपने कभी इनसे कुछ देखा? क्या ये कोई अकेला हादसा है? मैं सुन रह गई। शब्द मुंह से नहीं निकल रहे थे। फिर जब उसने बार बार पूछा तो मैं टूट कर सब कुछ बताने लगी। राधा के डर, विहान की अचानक चुप्पी और खतरनाक रवैये, रात में राधा की चीखें। डॉक्टर ने ठंडे सीधे शब्दों में कहा, यह एक आपराधिक मामला है, आप इसे छुपा कर नहीं रख सकती। अगर ऐसा चलता रहा तो इस लड़की की जान को खतरा है। आपको अब कानून और बच्चे के संरक्षण एजेंसियों को सूचित करना होगा। साथ ही साथ ये लड़की अस्पताल में सुरक्षित कमरे में रहे और उसकी चोटों का मेडिकल रिकॉर्ड बनाया जाए। उसकी बातें सुनकर मेरे आंसू और तेजी से बहने लगे। शर्म, लज्जा और गुस्सा सब एक साथ उभर आया कि मेरे अपने घर में मेरे सामने किसी मासूम के साथ ये बर्ताव हो रहा था और मैं अनजान बैठी रही। मैं सख्ती से कहा, नहीं डॉक्टर साहिबा, मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगी। मैं किसी भी कीमत पर दोषी को बचाने वाली नहीं हूँ। डॉक्टर ने मुझे व्यवहारिक सलाह दी। राधा की चोटों का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड बनवाना, फोटोग्राफी करवाना, डॉक्टर की लिखित रिपोर्ट और अगर संभव हो तो किसी घाव का बयान लेना। चिकित्सा चली गई पर मैं वहीं राधा के पास बैठी रही। मैं उसके बालों में हाथ फेर रही थी ताकि वो थोड़ा शांत हो सके। राधा का चेहरा कांप रहा था। उसने मेरी ओर देखते हुए धीरे से कहा, दीदी, मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने कुछ कहा तो भैया उन्होंने धमकी दी थी। अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे या मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा देंगे। उसकी आवाज़ में डर ठहरा हुआ था। मैंने उसे धीरे से झकझोर कर कहा, तुम चुप नहीं रहोगी। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी हुआ मैं सामने लाऊंगी। तुम डरना नहीं। मैंने उसे पूरा हाल पूछा, कब से होता है, किस बात पर किस तरह की धमकियां मिलती हैं, और वह हिचकिचाते हुए धीरे धीरे सब बता गई। उसकी बातें सुनकर मेरा मन कांप उठा। उसने कहा कि रात के अंधेरे में उसे कमरे में बुलाया जाता, फिर उसके साथ, पर उसने किसी को बताने की हिम्मत नहीं की क्योंकि डर था कि अगर किसी ने दखल दिया तो बदले में वो उसे और सजा देगा। मैंने अपने आप से वादा किया कि अब कुछ भी छुपाकर नहीं रखूंगी। डॉक्टर की सलाह के साथ मैंने ठान लिया कि राधा की मेडिकल रिपोर्ट करवाऊंगी, फिर पुलिस को सूचित करूंगी। मगर मेरे लिए ये सब करना बहुत आसान नहीं था क्योंकि दोषी वही था जिसके साथ मैं साझा जीवन बिता रही थी। सबूत जुटाने की जरूरत थी और सबसे बड़ी चुनौती थी घर के भीतर ये भय फैलाने वाला माहौल। मैंने ठान लिया था कि सच को दबाने नहीं दूंगी। इसलिए अगले दिन मैं राधा के साथ थाने गई और अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। थाने में इंस्पेक्टर पहले थोड़े नाजिब और हैरान दिखे कि एक पत्नी खुद अपने पति के खिलाफ गवाही दे रही है, पर जब मैंने ठोस तरीके से अपने दृष्टा बताए तो उन्होंने गंभीरता से मामला लिया। मैंने उसी मुहावरे में नहीं कहा, मैंने अपनी आंखों के सामने जो देखा वैसा ही बयान दिया। मैंने कहा कि राधा हमारे घर में रहती है और वह लगातार किसी तरह की हिंसा और डर की वजह से पीड़ित रही है। मैं इसका सीधा गवाह हूँ। रिपोर्ट दर्ज हो गई। तुरंत राधा को मेडिकल के लिए भेजा गया और डॉक्टर की जांच में तय सामने आया। उन्होंने पूरे मामले की सत्यता पर उजाला डाला। कुछ ही दिनों में पुलिस ने मेरे पति को हिरासत में ले लिया। लगता था कि हमारे घर का अंधेरा अब उजाले में आ गया और मेरे पति को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पैसे और दबदबे से जो उसने छुपा रखा था वह अब सार्वजनिक रूप से उघाड़ दिया जाएगा। मोहल्ले से लेकर शहर तक खबर फैली। मीडिया भी इस बात पर नजरें रखने लगी। लोग हैरान आवाज उठाने लगे, पर मेरे परिवार ने मेरी हिम्मत की तारीफ की। उन्होंने मेरा साथ दिया। किसी ने मुझे दोषी नहीं ठहराया। मैंने इस फैसले में कई शर्म नहीं पाई। मैं जानती थी कि इस तरह का अत्याचार छिपा नहीं रहना चाहिए था। मैं चाह सकती थी तो धीरे धीरे इस सब को निपटा दूं और इस दर्द को भीतर ही दबा लूं, पर मैं चुप नहीं रही। जब मैंने तलाक के लिए थाने जाकर दस्तावेज दिए तो मेरे पति ने घड़ी भर की उलझन के बाद कुछ कहना शुरू किया। उसने सिर झुकाकर कहा, तुमने तो मेरी कहानी नहीं सुनी, तुमने मुझसे कारण नहीं पूछा। उसकी आवाज में खुद को बचाने की कोशिश थी। उसने मेरी तरफ हाथ जोड़कर भीख मांगी, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। पर मेरे लिए उसकी मिन्नतें अब फालतू थी। मैंने ठान लिया था कि दोषी को पनाह नहीं दूंगी। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे धीरे उसने अपना अजीब सा बयान देना शुरू किया। बचपन से जुड़ी ऐसी बातें जो उसकी हरकतों की एक झलक देखी।
उसने कहा कि उसने बहुत ही छोटी उम्र में बहुत कुछ सहा। जब उसके माता पिता गुजर गए तो बड़े भाइयों ने उसे हॉस्टल भेज दिया। हॉस्टल की दुनिया में उसके साथ गलत दोस्तियां जुड़ गई। कुछ लोग ऐसे थे जो हिंसा और दुर्व्यवहार का हिस्सा बने रहते और उसने धीरे धीरे गलत रास्तों की आदत डाल ली। उसने कहा कि उसने कोशिश की पर वह इन आदतों से निकल नहीं पाया। शादी के बाद ये बुरी लत उसके साथ चलती रही। उसने बताया कि जब नशे और दबाव की उस हवा में फंसा तो खुद को बचा नहीं पाया और वह स्वीकार कर रहा था कि उसने सब कुछ बहुत ही गलत काम किया। उसकी जुबान बातें सुनकर दिल में घुटन पैदा होगी कि इस दर्द ने किसी मासूम पर आघात किया है, पर यह जरूरी था कि सच बाहर आए। शुरू में उसने मुझे दिखावटी मोहब्बत दी, हंसी मीठी बातें और आंखों में ढेर सारे वादे की झलक, पर धीरे धीरे वह बदलता गया। एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसे मुझसे कुछ सुकून नहीं मिलता, मेरे साथ उसे संतुष्टि नहीं मिलती। उसने बताया कि वह घर से बाहर जाकर अपनी तन्हाई मिटाता रहा, मगर जब उसने राधा को देखा तो उसने सोचा कि अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, मौका तो घर के अंदर मिल गया था। उसने शर्म रोग से बचते हुए कहा कि मजबूरी थी, आदत बन गई, और उसने राधा के साथ वह सब करना शुरू कर दिया। मैं उसका चेहरा देखकर चुप हो गई थी। वो इतनी सहजता से अपना जुर्म बयां कर रहा था जैसे कोई मामूली भूल हो गई हो। मेरा खून उबल उठा। मैंने उसे टोकते हुए कहा, तुम्हारी वजह से राधा की जिंदगी बर्बाद हुई है। तुमने एक मासूम बचपन पर धब्बा लगाया है, वो क्या हालत झेलेगी मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने ऊपर वाले से यही दुआ मांगी कि कोई भी औरत किसी की भी बेटी के साथ ऐसा ना देखे और किसी के साथ ऐसा बर्ताव करने वाला किसी औरत का पति ना बने। मैं कितनी उम्मीदों के साथ इस घर में आई थी, अपनी सारी खुशियां तुम पर निछावर कर देने की चाह लेकर, पर तुमने मेरी जिंदगी को तोड़कर रख दिया। मेरी आंखों में अब केवल एक ही रास्ता है, मैं उससे अलग होना चाहती थी। मैंने तलाक की मांग कर दी और यह तय कर लिया कि मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं रहा। मेरे पति के पास अब केवल शर्म के सिवा कुछ न बचा। उसने तुरंत तलाक दे दिया। मैं मायके लौट आई। कुछ दिनों के बाद थाने से खबर आई कि मेरे पति ने जेल में ही आत्महत्या कर ली। ये सुनते ही मैं सुन्न हो उठी। उलझन, क्रोध और वह घृणा सब एक साथ उमड़ आए। उसके लिए रोना मेरे लिए व्यर्थ था। ऐसे इंसान के लिए आंसू बहाना मुझे गलत लगा। मैंने सिर्फ एक सबक सीखा था, अपने बच्चों पर, अपने छोटे भाई बहनों पर नजर रखो। बेजान माता पिता का खोना ठीक है, पर जिम्मेदारियां निभाने वाले रिश्तेदारों को सतर्क रखना चाहिए। अगर कोई बड़ा भाई है तो उसकी पत्नी उसकी निगाहें रखे, ऐसे पाप को नजरअंदाज न होने दे। कानून ने आखिरकार अपना काम लिया, लेकिन कहीं अंदर एक खालीपन रह गया। मैंने ठान लिया कि मैं राधा की जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश करूंगी। मैं उसी घर को किराए पर दे आई जो मेरा कभी घर था, और जो किराया था वह राधा के परिवार को भेज देती ताकि उनके घर का गुजारा योजना चलता रहे। राधा बार बार कहती कि दीदी आपने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं भी चुकाऊंगी, मैं मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, तब शायद मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसकी आंखों में सच्ची उम्मीद देखती हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी सुकून भरी चीज़ है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।